मेरे हिल की धड़कन। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ बहुगुणा। आप मुझे सुन रहे हैं वो रेडियो पर मेरे दिल की धड़कन। हिल की हिल मेरे दिल की नहीं, मेरे हिल की अरे मेरे दिल की धड़कन है यार। मेरे दिल की धड़कन है। हाँ यार। कैसे लीडर बनना चाहते हैं? हाथ जोड़ने वाला लीडर या हाथ मिलाने वाला लीडर? हर आदमी को कोई आदमी लीडर नहीं मानता। राइट। लीडर उसी को मानता है जिसके अंदर वो क्षमता देखते हैं। 2012 के बाद जब पिताजी जीत गए, फिर आई गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सितारगंज की कि आप देखिए, रिजाइन करा और फिर चुनाव लड़ा 17 में और फिर हाईएस्ट मार्जिन से जीता कुमाऊं में। अंदर से थोड़ा सा नहीं आया कि अगर स्पोर्ट्स वाला मेरे को मिल जाता तो? ये वैसे डिपार्टमेंट्स का जो बंटवारा होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे? फिलहाल के लिए नो कमेंट्स। देश के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी से कैसे हैं रिलेशन वगैरह? उनकी राजनीति जो है वो नीचे से शुरू होकर एकदम धरातल से शुरू हुई है। देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कहो, मतलब एक जो जादूगर राहुल गांधी जी की भी एक यात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि दाढ़ी बनाने से कोई माननीय मोदी जी तो नहीं हो सकता। और ये राजस्थान में क्या हो रहा है? बीजेपी पार्टी थोड़ी ना तोड़ रही है, आपस में इनकी लड़ाई में आदमी नाराज होकर कांग्रेस छोड़ रहा है। और जो अच्छे लीडर्स हैं, 70 साल तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ कांग्रेसों की सरकार रही। हेमंता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पॉलिटिक्स इज नॉट अ लव अफेयर। किसी की धुन में धड़कते दिल के लव मैरिज थी। हाँ, किसने प्रपोज किया था? मैं नहीं किया था जी। अच्छा। जब मैं ही मिले थे दिल्ली में। कैसे किया था प्रपोज? अब ये इतना भी मत बुलवाया मुझे। मेरा मकसद अगले 1 साल में आंचल को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बनाने पे है। बातें तो हो रही हैं, आप लोग ऑनेस्टी के साथ ये बताइए, आप में से कितने लोग आंचल का दूध कंज्यूम करते हैं? देखिए, जब अमूल अपना दूध उत्तराखंड में आगे बेच सकता है तो आंचल का दूध क्यों नहीं बिक सकता? प्रोक्योर तो उत्तराखंड से ही कर रही है, कोई गुजरात से थोड़ी ला रही है। आप ही दे रहे हैं क्या? जो 3 दिन का चिंतन शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखवाया था, उसमें बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। संधू जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कोई पॉलिसी अगर है तो इसको बदल दीजिए। इतना मुश्किल क्यों होता है ये? नेताओं की भी रील्स आती हैं आजकल, सोशल मीडिया की टीम। हाँ, जो आपने अपने रेडियो के साथ किया है वो हम पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, बस यही समझ लीजिए, यही फर्क है। अच्छा। यू हैव टू मूव विद टाइम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक तक उत्तराखंड की संस्कृति, लोकगीत, ओहो का रिश्ता जैसे पब्लिक के साथ है वैसे ही सरकार के साथ भी बना रहे। दोस्ती बनी रहे। दोस्ती भी बनी रहे। और नहीं, जहाँ पर हम गलत हैं वहाँ पे करेक्ट करिए, जहाँ पे हम अच्छे हैं वहाँ पे वाहवाही भी करिए। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य, उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन यानी कि ओहो रेडियो के स्टूडियो से। ये हमारा ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है जनपथ। बिल्कुल नाम से ही जाहिर है, जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाएंगे, कुछ कूल, कुछ कैजुअल, कुछ गंभीर सवाल उनसे किए जाएंगे, आप लोगों के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की, जिसमें पहले एपिसोड में हमारे साथ में कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर सौरभ बहुगुणा, सितारगंज से एमएलए। स्वागत कीजिए सौरभ बहुगुणा जी का। फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू। या फर्स्ट एवर। फर्स्ट एवर। यस, कैसा लग रहा है ये पहला डिजिटल रेडियो राज्य और देश का? आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि विद टाइम यू आर मूविंग अलोंग, राइट, एंड यू आर टेकिंग द पब्लिक अलोंग विद यू, सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्टार्ट कहाँ से करना चाहेंगे? कहाँ से आपको लगता है कि ये पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ? आप जहाँ से करना चाहें, आई एम फॉर 45 मिनट्स आई एम ऑल योर्स, व्हेरेवर यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम। ओके, आप पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, ऐसा कैसे? मैंने आई नेवर हैड इंटरेस्ट, कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेलता था। हाँ, ज़रूर जब फादर इलेक्शन लड़ते थे या ब्रदर इलेक्शन लड़ता था तो उनको लड़ाने 1 महीने के लिए आते ज़रूर थे। एज अ फैमिली मेम्बर सबकी ड्यूटी है कि फैमिली के साथ रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कोई मेरा पॉलिटिक्स में उस वक्त नहीं था। अच्छा। आई वॉज बहुत ज़्यादा बिजी था, गोल्फ में देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, टूर्नामेंट्स खेल रहे थे। अभी हम लगभग साल में 28 से 30 हफ्ता ट्रैवल करते थे। तो 2012 के बाद जब पिताजी जीत गए, फिर आई गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सितारगंज की कि आप देखिए, बिकॉज मैंने पिताजी को चुनाव लड़ाया था वहाँ जाके। और फिर जब 5 साल वहाँ पे मेहनत करी, काम किया, कुछ लोगों के साथ रिश्ते बनाए, कुछ विकास योजना धरातल पे उतारी, तो लगा कि हाँ कुछ और अच्छा कर सकते हैं स्टेट के लिए भी और इस विधानसभा के लिए भी। तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा कि मे बी दिस इज़ द राइट फील्ड। और उसके बाद 16 में आई रिजाइंड अपनी सरकारी नौकरी से। ओएनजीसी में नौकरी करी 17 साल, रिजाइन करा और फिर चुनाव लड़ा 17 में और फिर हाईएस्ट मार्जिन से जीता कुमाऊं में। 28,500 वोट से जीता था मैं, राइट, 3rd हाईएस्ट इन उत्तराखंड। तो एक कॉन्फिडेंस भी मिला कि लोगों ने जो 5 साल अच्छा काम किया था उसको सराहाया है, एंड दैट गिव यू कॉन्फिडेंस टू वर्क इवन हार्डर। राइट। सो जब नेशनल गोल्फ खेल रहे थे, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
गोल्फ को लेके अवेयरनेस तो बहुत कम है वैसे उत्तराखंड में, और ओवरऑल भी अभी बढ़ रही है, बट आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम कैसे आपको लगा कि गोल्फ की तो गोल्फ ऑल्सो वॉज नॉट, मेरा कोई पैशन नहीं था गोल्फ। मैं सबसे पहले स्विमिंग में इंटरेस्टेड था। अच्छा। मैंने स्विमिंग करी, डाइविंग कैप्टन बना स्कूल का, डाइविंग में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। देन आई गॉट एलर्जिक, मुझे क्लोरीन से एलर्जी हो गई, तो मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप डाइविंग स्विमिंग छोड़िए। फिर उसके बाद मेरे पिताजी गोल्फ खेलते थे, तो उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस किया जब मैं 10-11 साल का था। अच्छा। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर वहाँ से खेलना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली फिर जब आप खेलते रहते हैं, फिर आप टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट खेला, ऐसे ही फन से एक टूर्नामेंट खेल गया, उसमें थर्ड आ गया तो और इंटरेस्ट जग गया। तो वहाँ से गोल्फ का इंटरेस्ट जगा। एंड देन लगभग 14-15 साल के बाद, 14-15 साल से तो फिर मैंने जूनियर, सब जूनियर लेवल पे, फिर जूनियर लेवल पे, फिर एमेटर लेवल पे। आई थिंक 17 टाइम्स। कितनी दफ़ा आपने नेशनल में कितनी दफ़ा रिप्रेजेंट किया? मैंने टोटल अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो तो क्लोज टू 30 और टाइम्स होगा। अच्छा। हाँ, एंड लास्ट रिप्रेजेंटेशन मेरी थी ऑस्ट्रेलिया में, एडलेड, जहाँ पे मैं वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन था। अच्छा। इंडियन टीम का 2010 में। करेक्ट। तो वो मेरी लास्ट रिप्रेजेंटेशन थी। जब कैबिनेट में आप आए धामी जी की, अंदर से थोड़ा सा नहीं आया कि अगर स्पोर्ट्स वाला मेरे को मिल जाता तो? नहीं, देखिए एक सोच तो थी, बिकॉज मुझे लगा था कि मेरे 27 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल स्पोर्ट्स। मैंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करी हुई है इंडिया की, और नेशनल लेवल रैंक गोल्फर था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट भी है उस फील्ड का, जिस चीज़ में नॉलेज है, इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हो सकता है मुझको मेरे बैकग्राउंड देखते हुए मिले। करेक्ट। बट ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आपको उस पर काम करना है, उसको, उस डिपार्टमेंट को सुधारना भी है और आगे बढ़ाना भी है। ये आपकी असली कैपेबिलिटीज डिसाइड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं। मेरी हमारे एक मित्र हैं जिनका पॉलिटिक्स से वास्ता इस तरह से है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके परिवार के सदस्य जो हैं एक इस वक्त पे एक राज्य के महामहिम हैं। अच्छा। तो उनसे बात चल रही थी एक बार, उन्होंने मेरे को कहा कि जब बंट रहे थे विभाग, सौरभ जी वाज द ओनली गाय जिन्होंने कहा यार मेरे को जो देना है दे दो, मेरे को कोई लोड नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों को मनचाहे विभाग चाहिए थे। ये बात सच है? मैं फर्स्ट टाइम अगर बनता भी, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा, बिकॉज सेकेंड टाइम का एमएलए था। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने हमेशा ऐसा बताया, आई हैव अ स्पोर्ट्समैन वाला एटीट्यूड कि जो भी है उसमें अच्छा करना है। तो डिपार्टमेंट कौन सा है ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको सेवा करने की जज्बा है, अगर आपको कुछ सुधार करने का जज्बा है, तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिलेगा, आप उसमें वो काम करके दिखा सकते हैं। तो मेरे अंदर कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझको पीडब्ल्यूडी चाहिए या मुझे कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए या स्पोर्ट्स ही चाहिए। मैंने आई एम थैंकफुल टू जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है और हमारा राज्य का नेतृत्व है, उनके लिए धन्यवाद भी करूंगा कि इतनी कम उम्र में, 42 साल की उम्र में मुझको एक अपॉर्चुनिटी दी है राइट उत्तराखंड की सेवा करने के लिए, उत्तराखंड को सर्व करने के लिए। इतना केपेबल उन्होंने मुझे माना है कि मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तराखंड को सेवा दे रहा हूँ, तो वो बहुत है मेरे लिए। ये वैसे डिपार्टमेंट्स का जो बंटवारा होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे? इनसाइट अगर देना चाहें इसमें मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए नो कमेंट्स। अच्छा। बट ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बात करते हैं, और देन ऑब्वियसली विभाग बांटे जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, 45-46 की उम्र में जब वो बने, तो आपकी पार्टी ने एक वो जो बैरियर होता था कि इससे ऊपर वालों को ही बनाएंगे, उसको थोड़ा नीचे लेके आए हैं, और नजरें आपकी तरफ भी जा रही हैं कि कभी आगे अगर मौका मिलेगा। तो आपको लगता है ये कितना, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अच्छी चीज़ है। युवाओं को माननीय मोदी जी ने जब 2022 का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हर मन से बोला कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है। करेक्ट। और उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब युवाओं को मौका मिला जाएगा। तो अच्छी चीज़ है कि एक युवा हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है दूसरी बार मौका मिला है उत्तराखंड की सेवा करने का, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, मोदी जी के सपनों को पूरा करने का। और मेरा मानना भी ठीक है कि अगर हमको उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, तो एक अच्छा मिक्स होना चाहिए एक्सपीरियंस और यूथ का, ताकि उन एक्सपीरियंस वालों को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है अगर एक्सुबिरेंस के लिए, तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा जो पुराने लोग हैं उनको भी साथ लेके चलना है, एंड इट्स अ गुड मिक्स होना चाहिए। करेक्ट, मेरा मानना ये है। और यंग एनर्जी और आज आपको वो दोनों कैबिनेट में मिल रहा है। हमारे पास एक्सपीरियंस लोग भी कैबिनेट में हैं और यूथ भी है,
तो दोनों का एक अच्छा मिक्सचर आज उत्तराखंड की जनता को मिला है और मुझे विश्वास है कि ये कैबिनेट अच्छा काम करेगी, सरकार अच्छा काम करेगी। अभी अभी आप लोग 2 दिन विधानसभा चली, बहुत कम नहीं है? बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं, कर देखिए रहे हैं। बिजनेस कम था, ये सप्लीमेंट्री बजट लाना होता है हम लोगों को। सप्लीमेंट्री बजट लाने के लिए मेन विधानसभा बुलाई गई थी और अब जब बजट सेशन होगा तो ऑब्वियसली वो लेंदी बजट सेशन होता है, तो वो लेंदी सेशन होगा। लेकिन क्योंकि जब सरकार के पास बिजनेस नहीं है तो जबरदस्ती भी विधानसभा चलाने का कोई तर्क नहीं होता है। तो जितना हमारा बिजनेस था उतने दिन विधानसभा चली है, लेकिन मेन विधानसभा का रीजन सप्लीमेंट्री बजट था, तो वो हमने पेश कर दिया था। पड़ोसी राज्य हिमाचल में इलेक्शंस हैं, गुजरात में चल रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चल रहा है। आप भी हिमाचल गए थे मेरे ख्याल से, मैं फॉलो कर रहा था आपको सोशल मीडिया पे। क्या है मूड? देखिए हिमाचल के तो मुझे रामपुर बेसर की जिम्मेदारी दी गई थी और मैं 12 दिन लगभग वहाँ था और लोगों से जितनी चर्चा हुई, जितना शिमला में भी 2 दिन रहा जी। और जितना लोगों से चर्चा हुई, जितना जनरल डिस्कशन जिसको आप कह सकते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में ये जो रिपीट हुआ है, पहली बार चेंज हुआ है, क्या इसके मतलब मोदी जी की फोटो लगा देना काफी था या वाकई में बाकी चीजें भी थी? नहीं, देखिए माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और अगर हम उनकी फोटो लगा के हमको वोट मिल सकती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज के दिन उभर कर आए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टेट में जो काम किया है पिछले 5 साल में, देखिए कोई भी पब्लिक जब वोट देने जाती है वो सिर्फ एक चेहरे को, हो सकता है माननीय मोदी जी ने हमको बहुत प्रभावित किया वोटरों को, लेकिन लोकल एमएलए की छवि बहुत मायने रखती है। जब आदमी वोट देने जाता है तो वो ये भी देखता है कि ये एमएलए हमारे साथ कितना सुख दुख में रहा है, कितने इसने विकास योजनाएं धरातल पे उतारी हैं, सक्षम है नहीं है, छवि अच्छी है कि नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में वोटर लेता है बिफोर दे गो एंड वोट। और वही हुआ 22 के चुनाव में। माननीय मोदी जी के नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार का जो हमने एक नारा दिया था, उसका जो फायदा उत्तराखंड को मिला पिछले 5 वर्षों में, इन सब चीज़ों में और जिस तरीके से कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और माननीय मोदी जी ने और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक विजन दिया उत्तराखंड के स्टेट को, किस तरीके से लोगों के दुख में खड़े हुए, गरीब का कल्याण योजना चलाई, अन्य कल्याण योजना चलवाई जिसमें 2 साल तक मुफ्त अनाज दिया गया ताकि कोई भूखा ना सो पाए। हमारे कार्यकर्ता लगातार दवाई लेके, राशन लेके, अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराने में, लोगों के पासेस बनाने में 24 घंटे लगे रहे, अपनी जान को खतरे में डाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो उन सब का परिणाम था ये कि हमने मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी से फिर से सरकार बनाई है उत्तराखंड में। जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो स्टेट को तो देखना ही होता है, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी फॉलो करते ही आमतौर पे पॉलिटिशियन, आप भी करते ही होंगे। एक तरफ आपके एमसीडी के चुनाव और गुजरात और ये चल रहा है हिमाचल, राहुल गांधी जी की भी एक यात्रा चल रही है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी को? तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि दाढ़ी बनाने से कोई माननीय मोदी जी तो नहीं हो सकता। लेकिन देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कांग्रेस में लैक ऑफ सीरियसनेस है। अच्छा। और जो उनके शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं देश के ज्वलंत मुद्दों पे भी उनकी सीरियसनेस नहीं रही। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ये देश के प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं, वो 3 हमारे प्रमुख स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, वो उस चुनाव में ना जाके और किसी और स्टेट में यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत एक मुझे लगता है दुर्भाग्य है एक पार्टी के लिए कि जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं वो अपनी भागीदारी उन 3 स्टेट्सों में नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए BC टीम होना कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे आपकी पार्टी में हम देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो सरस्वती शिशु मंदिर में तैयार हो जाता है जब वहाँ पे, एंड देन विद्या मंदिर में, और उसके बाद वो अलग अलग संस्थानों में लोग काम करते हैं और वहाँ वो मजबूत कर रहा होता है। लेकिन कांग्रेस के पास वो B और C नजर नहीं आता है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, क्योंकि हमने कांग्रेस का कल्चर देखा हुआ है। कांग्रेस में जो नेता हैं वो लगभग अपनी क्षमता पे चुनाव जीतने पे विश्वास करने वाले नेता हैं और अपने चेहरे पे जीतते हैं, अपनी क्षमता पे जीतते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है, आज सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस के साथ है वो यही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो इतने निराश हो चुके हैं कि वो भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। अगर आप बीजेपी सिर्फ चुनाव में नहीं उतरती। अगर आप कभी भी देखेंगे, आज 24 का चुनाव है, लेकिन आज हमारी प्रिपरेशन 2024 के चुनाव की 2022 में शुरू हो चुकी है। हमारी प्रिपरेशन नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के चुनाव की 2022 में शुरू कर दी गई है।
कांग्रेस आखिरी मिनट चुनाव में उतरेगी तो पब्लिक कहाँ से आपको सपोर्ट करेगी, वोट करेगी। और ये राजस्थान में क्या हो रहा है, सचिन पायलट में क्या वो बात नहीं है? पिछला चुनाव तो मेरे ख्याल से उन्हीं के नाम पर जीता। क्वेश्चन यही है कि बीजेपी, आप यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ उनको क्यों देख रहे हो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को करेक्ट। सारे लोग अगर ये बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि बीजेपी पार्टी तोड़ रही है, बीजेपी पार्टी थोड़ी ना तोड़ रही है, आपस में इनकी लड़ाई में आदमी नाराज होकर कांग्रेस छोड़ रहा है। और जो अच्छे लीडर्स हैं इनके, जितने भी अच्छे लीडर, आप असम आज आप पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखिए, कांग्रेस क्यों खत्म हो गई? जबकि एक जमाना ऐसा था कि 70 साल तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ कांग्रेसों की सरकार रही। हेमंता, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सोनोवाल जी, हेमंता बिस्वा जी, फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे आ जाइए, जितिन प्रसाद जी पे आ जाइए, तो सारे लोग कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये तो आत्ममंथन कांग्रेस को करना है, ये बीजेपी को थोड़ी ना करना है। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो चाहेंगे कि आप कमजोर हो। बट क्या आप वाकई चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे? देखिए जैसे पॉलिटिक्स में देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अ लव अफेयर। अच्छा, पॉलिटिक्स में हम जब राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति उस तरह पे होती है कि भाई हम किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं और हमारा ऑपोजिशन कैसे कमजोर हो सकता है, और क्या है राजनीति में। भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी रोज की रोज और मजबूत हो, और जिस तरह से कांग्रेस का हालात हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है कि ये कहीं रीजनल पार्टी बन के ना रह जाए। तो फिर नेशनल में किसका स्कोप दिख रहा है आपको? मुझे किसी का, मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आप आज भी आप यहाँ भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, मुझे लगता है अगले 20 साल से 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी इस देश में। लोगों का विश्वास, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है, जिस तरीके से लोग भारत का अभिमान और भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ये लोगों, कोई भारतीय जो असली में भारतीय होगा वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बात करें, जैसे यूपी इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे बसपा है, सपा है, इस बार तो बहुत बुरी हालत हो गई उनकी भी, और जो जैसे अगर वहाँ वाईएसआर कांग्रेस हो गई और ये सारी चीज़ें, ये नेशनली वो गेम क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे? क्योंकि एक अच्छा अपोजिशन होना जो कई बार आपको करेक्ट भी करता है, फेस वैल्यू नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि किसी की भी इतनी बड़ी फेस वैल्यू नहीं है कि वो पूरे देश की जनता को प्रभावित कर सके। आप ठीक है, आप अपने रीजन में हैं, आप अपने स्टेट में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, वो वहाँ तक आप सीमित रह गए। लेकिन जो फेस वैल्यू और जो कॉन्फिडेंस और जो आप कह रहे हैं एक आपको जो पब्लिक के साथ आपका जुड़ाव है, वो कोई ऐसा नेता नहीं है किसी और पार्टी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, जिस पर जनता विश्वास कर सकती है। अब करने में तो सभी कोशिश कर रहे हैं, केसीआर कोशिश कर रहे हैं, रेड्डी जी कोशिश कर रहे हैं, बिहार के सीएम कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे थे, सभी कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनको बार बार नकारा है। और मोदी जी के साथ जनता बार बार खड़ी क्यों हो रही? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है कि अगर हम माननीय मोदी जी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो ये देश सुरक्षित भी है और इस देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ भी रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस फैक्टर जो है, मुझे लगता है फेस वैल्यू का, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के साथ ही है। उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव पे अगर बात करें, एक रीजनल पार्टी की आपको गुंजाइश नजर आती है यहाँ पे? मुझे कैसे दिखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आपने हाल देखा, 70 सीटों पे रीजनल मतलब अगर यहीं की पार्टी हो कोई, यूकेडी थी, लेकिन आपस की लड़ाइयों में यूकेडी जो है समाप्त हो गई। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार जनता है, उत्तराखंड की जनता जो है जागरूक जनता है, पॉलिटिकली अवेयर जनता है। सो आपकी पार्टी की बातें हो गई, उन दूसरों की पार्टी की बात हो गई, मेरे को ये बताइए, यार दोस्त मिलते होंगे, स्पोर्ट्समैन हैं, चिल कैसे करते हैं लाइफ में? यार दोस्त तो मेरे 90% जो अभी भी हैं वो सब गोल्फर्स ही हैं, लेकिन जब दोस्त मिलते हैं तो ऑब्वियसली बैठते हैं, बातें करते हैं, टूर्नामेंट्स की बात होती है, गोल्फ की, ज़्यादातर गोल्फ की ही चर्चा होती है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो लगभग गोल्फर्स ही हैं, और जो स्कूल के दोस्त हैं, जो कॉलेज के दोस्त हैं, वो मोस्टली अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, कोई नौकरी में है, कोई कहीं पर है। लेकिन ज़रूर महीने में कोशिश करते हैं कि कुछ दोस्त, कभी देहरादून बुला लेता हूँ तो यहाँ जाते हैं, तो रात में बैठते हैं, बातें करते हैं। गाने वाने गाते हैं? अरे सब कुछ, क्यों नहीं गाएंगे। अब मैं क्या, किस तरह का म्यूजिक पसंद है? मुझे ओल्ड म्यूजिक ज़्यादा पसंद है। मैं किशोर, कुछ जो आप यार दोस्तों में अक्सर निकल जाता है गाना मत गुनवाओ, तो आपके सारे फॉलोअर्स भाग जाएंगे। तो शुरुआत आप करो, मैं ज्वाइन कर लूंगा आपके साथ। जो आपको अच्छा लगे आप गाने गा लो। अच्छा, पहाड़ पे ड्राइव करते हुए कौन सा गाना? जो आपको अच्छा लगे। आप किशोर, मेरे को जो अभी याद आ रहा है, ये गाना याद आ रहा है, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के इशारे लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों रंग के सितारे लिए।
अरे आप तो मेरे ही उसमें। अच्छा एक बात बताइए, आप जब पहली बार मैम को मिले होंगे, यानी कि आपकी वाइफ को, प्रपोज किसने किया था पहले? लव मैरिज या अरेंज है वैसे? लव मैरिज थी। हाँ, किसने प्रपोज किया था पहले? मैंने ही किया था जी। अच्छा, गाना नहीं गाया और था? जिम में किया था जी। जिम में? हम जिम में ही मिले थे। कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा। शी इज अ ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर, हाँ। लॉयर हैं, लेकिन फिटनेस में उनका बहुत इंटरेस्ट है। रिबॉक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं और खुद की पिलाटेस इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा, तो कैसे किया था प्रपोज? पे ऐसे युवा पीढ़ी को बताइए जरा। अब ये इतना भी मत बुलवाया मुझे, बट वी मेट इन द जिम एंड देन फ्रॉम देयर थिंग्स कैरीड अलोंग। बट ओके, तो आपकी पॉलिटिक्स से उनको परेशानी नहीं है आमतौर पे, क्योंकि नहीं, सोशल बस वो है? उन्होंने मुझे बहुत बल्कि सपोर्ट किया। अच्छा। उन्होंने, हाँ, टफ लाइफ है, कोई आसान लाइफ नहीं है। Correct. मेरे ख्याल से पिछले मुझे क्या 10 आज 5 और 2 7 10 और ये 11वां साल हो गया इन एक्चुअल पॉलिटिकल लाइफ। बस 5 साल पिताजी के भी मैंने ही सितारगंज में लगाए और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। परिवार के साथ नहीं रह पाए। मेरे बेटी और बेटा और वाइफ दिल्ली में थे, मदर फादर दिल्ली में थे और मैं महीने में कम से कम 20-25 दिन सितारगंज रहता था, 20 दिन के आसपास। तो आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑल्सो। बहुत सारा फैमिली लाइफ मिस भी हुई। बच्चों का ग्रोइंग अप ईयर्स मैं उनके साथ नहीं रह पाया। तो टफ। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? माय डॉटर इज इन 9th क्लास में है और बेटा 6th में है। क्या लगता है, क्या कुछ आजकल तो पहले ही पता चल जा रहा है ना बच्चों का कि बेटे में इंटरेस्ट दिख रहा है, बेटी इज नॉट इंटरेस्टेड। बेटे में क्या है? थोड़ा सा पॉलिटिकली इंटरेस्ट है उसको। हाँ। वो जब मैं मीटिंगों में भी बैठता हूँ तो आके सुनता है, बैठ जाता है। तो आई गेस वो ब्लड की बात है, वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी का ब्लड जो है। एंड बिटिया का? बेटी हैज नो इंटरेस्ट। कुछ तो इंटरेस्ट होगा, और क्या इंटरेस्ट है? हाँ, मैंने स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपने स्कूल में बहुत अच्छा, एथलेटिक्स में बहुत अच्छी रही, हर साल गोल्ड मेडल जीती स्पोर्ट्स डे पे। अभी वुडस्टॉक में है। हाँ, मसूरी। इस पहले मैंने सारा रिवर्स पलायन जो है हमने किया है। अच्छा। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में थी। मॉडर्न स्कूल में दोनों बच्चे थे, 12 खंबा रोड। हाँ, और उसी के पास के सरकारी विद्यालय से 11th-12th किया है मैंने। अच्छा। मिंटो रोड पे एक दीनदयाल उपाध्याय। जी। 11th-12th वहीं से। तो सारे फैमिली मेरी फिर अब यही है। बेटा सेंट जोसेफ में है देहरादून, बेटी वुडस्टॉक में है। राइट। जब हमने अपने लिसनर्स को बताया कि आप आने वाले हैं, उन्होंने कुछ सवाल भेजे थे, मैं चाहता हूं कि वो एड्रेस हों। एक तो ये था कि गोविंद सिंह जी हैं, ये गोविंद सिंह बिष्ट, 22 साल हो गए हैं उत्तराखंड को लेके, और ये जो पलायन का है और रोजगार का, क्योंकि आपके पास में जो है एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट भी है, ये शायद एड्रेस हो पा रहा है क्या? ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मतलब बात तो हर गवर्नमेंट में हो रही है, हर मुझे लगता है सभाओं में होती है, गाने भी बन जाते हैं, हर आदमी बात कर रहा है, एड्रेस ठीक से हो पा रहा है? क्या है प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी 2 समस्या है यही। जब मैं पहली बार सदन में 17 में जीत के आया था जी, तो मैंने यही कहा था कि हर सरकार जो आ रही है वो पलायन और रोजगार की बात तो करती है, लेकिन अगली सरकार में वो बात कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बात बताऊं कि मेरे ख्याल से पिछली 5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी में जो हेल्थ में जो फोकस काम किया गया है, जो एजुकेशन में काम किया गया है, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। मैंने पर्सनली इसको देखा है एज अ यूथ ऑल्सो, कि जो हमारे यहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, जहाँ पे हमारे यहाँ अस्पतालों में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी, वो सारी पूरी करी गई। देखिए, मेरा मानना यह है, कोई भी आदमी अपने घर पे रहेगा तो उसको आपको मेडिकल, एजुकेशन और जॉब, 3 चीज अगर आप एश्योर करते हो तो वो अपना गाँव नहीं छोड़ता। लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से ही लोग पलायन करते हैं। भाई, जब मैं अगर कुछ कमा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। मैं कुछ अगर अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को हेल्थ की सुविधा मिले और उसको फ्यूचर में जॉब मिलने की कोई पॉसिबिलिटी हो। ये 3 चीज डिटरमिन करती हैं कि आप वहाँ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। तो जैसे कि आपकी गोविंद सिंह जी कहा कि सही बात है, 22 साल हो गए स्टेट को बने हुए, और आज भी अगर हम पलायन और उसकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी हैव डिफॉल्टेड ऑन अ पार्ट। राइट। लेकिन उसको ठीक करने का समय अब है। पिछली सरकार में हमने बहुत अच्छी कोशिश करी है और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम पलायन को रोकने के लिए करेंगे। धारचूला से राजू सिंह बोरा जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है, पहाड़ों में पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, रोड कटिंग को लेके बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर परिवार को पर्यावरण दिवस समारोह में 10 पेड़, फल और बाकी सभी पौधों को गल्ला विक्रेता को समर्पित करते हुए देना चाहिए। क्या नहीं, ऑलरेडी फॉरेस्ट विभाग ये काम करता है, मंडियों के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, लाखों पेड़ उत्तराखंड में लगाए गए हैं
और ऐसा नहीं कि पेड़ नहीं लगाएं, लेकिन देखिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ा मैं कहता हूँ समस्या आज यही है कि हम 73 से 74% फॉरेस्ट एरिया है, राइट, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क को बहुत बहुत प्रभावित भी करता है। देखिए एक तरफ ठीक है कि हम फॉरेस्ट मेंटेन कर रहे हैं, हम पूरे देश को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर आप कॉन्ट्ररी पार्ट देखिए तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम धरातल पर उतारना चाहते हैं लेकिन वो नहीं उतर पा रही। ब्राज़ील को ग्रीन बोनस मिलता है, हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि हम पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसका खामियाजा भी हम ही ले रहे हैं क्योंकि हमको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो रोड भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो वो समन्वय बनाते हुए, मैं ये नहीं कहता कि सारे जंगल काट दो, वो गलत है। एक समन्वय होना चाहिए कि भाई जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही हम यूटिलाइज करें। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, ग्रीनरी हमारे लिए बहुत, उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए और पूरे देश को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितना उस पर हम बहुत ज़्यादा ना डिविएट करते हुए कितना डेवलपमेंट वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से मस्ट है। ये हल्द्वानी से ललित सनवाल का मैसेज है, कह रहे हैं कि सौरभ बकुणा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये 500 ml का रेट 24 से 27 हो गया है, लेकिन क्वालिटी पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत नहीं, ज़रूर है। देखिए मैंने हर अपने ये कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं जी। मैंने जैसे आपको भी बताया कि जब मैं मंत्री बन के आया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो मिल्क हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं अपने किसान भाइयों से, अपने पशुपालकों से मिल सकूं। और मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया सरकार आपके द्वार, जिसमें महीने में 3 से 4 दिन मैं लगातार जो सबसे छोटे पशुपालक हैं, जिसके पास 3 गाय हैं, हो सकता है 10 बकरी हो सकता है 2 भैंस हो, मैं उनके घर पर्सनली जाता हूँ, अपने अधिकारियों के साथ जाता हूँ, उनसे बैठता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। और जो ये मिल्क रेट बढ़ने की बात है, ये मिल्क रेट जो हमारे पशुपालक हैं, ये उन्हीं के आइडिया थे कि हमारे उत्तराखंड में जो आंचल का रेट है वो बहुत कम है कंपेयर टू अमूल, आनंदा, वर्का, जितने भी अलग अदर ब्रांड्स हैं, मदर डेयरी। तो मैंने फिर सारे स्टेट में मिल्क के रेट बढ़वाए। क्वालिटी एक इशू है, लेकिन उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरी लगातार फोकस है कि आंचल की क्वालिटी और मार्केटिंग दोनों को बेटर करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 months to 1 year में हम कहीं ना कहीं क्वालिटी को अच्छा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। इनका नाम है दीपक बिष्ट और इन्होंने आपसे पूछा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कि रूरल एरियाज में क्या कुछ हो रहे हैं और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है रूरल। देखिए एक तो लोगों को थोड़ा सा उत्तराखंड में ये लोगों को शायद नहीं पता है कि सेवा योजना विभाग ने कभी भी आउटसोर्सिंग नहीं करी। और मैंने सदन में भी पिछली बार यही कहा था कि हर बार जब सवाल लगते हैं सदन में ऑपोजिशन के द्वारा, तो वो हमसे पूछते हैं कि कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो मैंने कहा भाई सेवा योजना विभाग इज नॉट एन आउटसोर्सिंग एजेंसी, हम आउटसोर्सिंग एजेंसी है ही नहीं। 1992 से सेवा योजना विभाग ने आउटसोर्सिंग नहीं करी है। तो हमसे एम्प्लॉयमेंट की बात पूछना कहीं ना कहीं एक जायज़ चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं रहा। हमने तो सिर्फ लोगों को पंजीकृत करवाया अपने में। अब जहाँ तक इनका बेजी का सवाल है कि पहाड़ में क्या किया, तब देखिए जब मैं पहली बार मंत्रालय संभाला तो हमने लगभग 30 वैन उत्तराखंड में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी LED स्क्रीन के साथ, जिसमें कि हमने ITI विभाग और सेवा योजना विभाग में कैसे अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, सरकार की योजनाएं। देखिए बहुत बार लोगों को योजनाओं के बारे में पता नहीं होता था, वो उसके फ़ायदा नहीं उठा सकते। पहले तो आप उनको जागरूक करिए कि सरकार की योजनाएं क्या हैं। तो हमने वो वैन भेजी और उसका बहुत अच्छा एक हमको फीडबैक भी मिला। लगभग 1000-1200 लोगों ने उसमें रजिस्टर करवाया वैनों में अपने आप को सरकार के स्कीमों से जोड़ने के लिए। सेवा योजना विभाग जब मैं मंत्री बन के आया तो मुझे मेरा मानना ये था कि हम सेवा योजना विभाग, जब हमारे पास 23 ऑफिसेज हैं, हमारे पास आर्म स्ट्रेंथ है, हर जिले में हमारे पास ऑफिस हैं, तो हमको आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। भाई उत्तराखंड में PRD कभी भी आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसी नहीं बना था, लेकिन आज PRD आउटसोर्सिंग एजेंसी है। तो मैंने प्रण लिया था कि मैं सेवा योजना को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाऊंगा। और 1992 के बाद पहली बार अगर उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी कोई सेवा योजना बनी है तो इन 6 महीने की सरकारें बनी है। हमको कैबिनेट का अप्रूवल मिला। हम उस पर जो भी उसके निटी ग्रिटीज़ हैं, जो उसकी सॉफ्टवेयर बनना है, जो उसका पोर्टल बनना है, वो तैयार करा रहे हैं। अगले 1 महीने में हम सेवा योजना को उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में खड़ा कर देंगे। हमारे पास 8 लाख लोग पंजीकृत हैं
तो जैसे जैसे फिर विभाग हमको अपनी वैकेंसीज भेजेंगे, हम लोगों को और निष्पक्ष तरीके से, कोई किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ गलत होगा या फेवरेबल लोगों को जॉब मिलेगा। निष्पक्ष तरीके से जो क्वालिफाई करता होगा उसके फ़ोन पे मैसेज आएंगी, वो अप्लाई करेगा, अपना इंटरव्यू देगा और उसको नौकरी मिलेगी। तो सेवा योजन का ये काम है। स्किल डेवलपमेंट में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने अपने 24 ITIs को वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपग्रेड कराने का काम किया है। अगले 24 एक और 24 ITI के लिए हमने प्रपोजल भेजा है नाबार्ड में। उनको हम अपग्रेड करेंगे और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स पूरे होंगे, उसमें ट्रेड्स पूरे होंगे, उसमें टीचर्स पूरे होंगे, लैब्स में इंस्ट्रूमेंट्स पूरे होंगे, बिल्डिंग अच्छी होगी, फैसिलिटीज़ होंगे। तो कोशिश ये है, देखिए मेरा मानना ये है, उत्तराखंड में 153 ITIs हैं, मोर देन यूपी। और मेरा मानना यह है कि एजुकेशन जो सेटअप है वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए होना चाहिए। सिर्फ एक मात्र कहने के लिए कि ITI खुल गया, हमारे बहुत सारे ITIs हैं जो खोल दिए गए, जो किसी खोखे पे चल रहे हैं, कोई किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, किसी में ट्रेड्स नहीं थे, किसी में इक्विपमेंट नहीं था, किसी में लैब नहीं थी। तो ऐसे ITI का क्या फ़ायदा है? ITI जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चा उसके अंदर जाए वो स्किल होके बाहर आए और उसकी जॉब लगने की संभावना हो। तो क्वालिटी एजुकेशन अगर मेरा कोई एक विभाग एक ITI नहीं दे सकता तो वो ITI किसी काम का नहीं है। राइट। तो आइडिया इज टू अपग्रेड ITIs टू इस पोजीशन पे कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके और उसके बाद जॉब सपोर्ट में हो सके। तो ये मेरी सोच है। हम लगभग 96 ITIs पे आज के दिन काम कर रहे हैं आउट ऑफ 153 और 96 में हमारे काम हो रहे हैं। 48 हमारे जो हैं अपग्रेडेड ITIs हो जाएंगे इस साल के एंड तक। उसके बाद हम फिर से अगला 24 उठाएंगे। टारगेट ये है कि जो एग्जिस्टिंग 96 हैं इनको वो अच्छा बनाना है, इनको स्ट्रेंथन करना है, इनमें क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करनी है और बच्चों को स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ये हमारा फोकस है। आपने जब मैं आपके घर पे आया था 3-4 महीने पहले, आइसक्रीम खिलाई थी बटर स्कॉच। अच्छी थी। अच्छी तो थी। देखिए क्वालिटी मेंटेन हो रही है, अच्छी हो रही है। मेरे को सबसे पहली चीज मैंने तब भी आपसे कही थी कि वो दूर से देखने पे वो लगती है ये कोई ब्रांडेड किसी कंपनी का, मतलब जिन्होंने एक अपना मार्क बनाया है, उस तरह की अपील थी। कहाँ तक पहुंचा है वो काम? देखिए उसको हमने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमने 2 जिलों में लॉन्च किया था आइसक्रीम, नैनीताल और उधमसिंह नगर, और लगभग 2 महीने में हमने 30 लाख रुपए की सेल भी करी है आंचल ने। उसके बाद उसमें कुछ थोड़े से इश्यूज आए थे हमारे, जो हमको वैन्स चाहिए थे उसमें डिलीवरी में डिले हुई, लेकिन अब हम उसको वापस अग्रेसिव रूप से उसकी मार्केटिंग करते हुए उसको शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बल्कि आज 4 बजे हमारी पूरी एक मार्केटिंग वालों की बैठक भी है। हमने उनको 1 महीने का समय दिया था कि आप 1 महीने में पूरा एक प्लान बना के लाइए। तो उसकी मार्केटिंग के लिए वो आज प्लान मेरे को सबमिट होगा। फिर उसमें कैसे और बेटर कर सकते हैं, उसको कैसे और जिलों में लॉन्च कर सकते हैं। तो आइडिया देखिए, अगर सर्वाइव करना है तो आपको कंपटीशन को बीट करना है। राइट। आज का सिंपल लॉजिक है जो मैंने पहले भी बोला था आपसे कि पॉलिटिक्स है। तो अगर हमको कंपटीशन अमूल से है, अगर कंपटीशन मदर डेयरी से है, अगर आनंदा से है, वर्का से है, तो हमको लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा कि आंचल इनसे बेटर है और आंचल की मार्केटिंग इनसे बेटर है। अमूल बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करता है। मदर डेयरी की आपने देखी हर जगह पे आपको मार्केटिंग दिखेगी। आंचल की थोड़ा सा मार्केटिंग कमजोर है और उनकी क्वालिटी भी, जैसे भी आप वन ऑफ योर लिसनर्स है सनवाल जी ने, कि मार्केट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी हम मान रहे हैं कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है। हम उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा मकसद अगले 1 साल में आंचल को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बनाने पे है। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार की मदद से और अधिकारियों के श्रम से हम उसको कर पाएंगे। एक चीज़ आप बताइए, ओनरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है? मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। आदर्श जनपद चंपावत को लेके यूकॉस्ट को नोडल बनाया गया है। वहाँ पे एक मीटिंग थी जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट आए थे। अर्बन डेवलपमेंट हो गया, रूरल हो गया, देन आपके हो गए, हिलांस विलांस जितने भी हैं सभी आए हुए थे। तो ये मालूम चला कि भाई चंपावत में दुग्ध का जो उत्पादन है बहुत अच्छे लेवल पे होता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही होता है, सरप्लस चलता है। तो जब सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग चली, 5 बजे मेरे को भी 2 मिनट बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने एक मासूम सा सवाल पूछा। मैंने कहा बातें तो हो रही हैं, आप लोग ऑनेस्टी के साथ ये बताइए, आप में से कितने लोग आंचल का दूध कंज्यूम करते हैं? आप यकीन मानिए एक सिंगल हाथ खड़ा नहीं हो। फिर मैंने दूसरा सवाल किया। मैंने कहा आप ये मत सोचिएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैंने कहा आप में से हिलांस के मसाले कितने यूज़ करते हैं? एक हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि 250-300 लोग वहाँ बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के,
क्या ये संभव नहीं है? मतलब आप देखिए कोई भी सरकारी दफ्तर हो, मैं इनिशिएटिव वाइज बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मैंडेट करवा दीजिए। सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये हैं। आदमी अगर सिर्फ इतना कह दे कि यार आंचल का दूध मेरे को आधा लीटर दे दिया करो, आप देखिए ना एक दिन में सेल किस लेवल पे चले जाएगी, और जब डिमांड होगी तो ऑब्वियसली उसी तरह से आप लोग सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो ओनरशिप का भाव अपने प्रोडक्ट्स को लेके, चाहे वो आंचल हो, हिलांस हो, जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप उत्तराखंड के ब्रांड की बात करते हैं तो अगर उत्तराखंड के लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो उत्तराखंड के ब्रांड का कोई महत्व नहीं रह जाता। अभी आप यहाँ पे विरासत फेस्टिवल हुआ जी, उसमें हमारे पूरे काउंटर्स लगे थे, चाहे वो उत्तरा फिश के लगे, बकराओं के लगे, आंचल का लगा। और मैंने वहाँ पे भी जब अपना भाषण दिया था तो मैंने उन लोगों को यही कहा, मैंने कहा जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के लोकल क्यूजीन को, लोकल पहनावे को, लोकल ब्रांड्स को अगर हम खुद उत्तराखंड के लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कौन बढ़ाएगा? तो ओनरशिप सिर्फ विभागों की नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप पूरे उत्तराखंड की होनी चाहिए। देखिए, जब अमूल अपना दूध उत्तराखंड में आगे बेच सकता है तो आंचल का दूध क्यों नहीं बिक सकता? गुजरात से आगे एक कंपनी अपना दूध उत्तराखंड में बेच रही है, प्रोक्योर तो उत्तराखंड से ही कर रही है, कोई गुजरात से थोड़ी ला रही है। आप ही दे रहे हैं क्या? तो प्रोक्योर तो उत्तराखंड से ही हो रहा है जी। तो क्वेश्चन मेरा उत्तराखंड की जनता से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सबको एक गर्व की फीलिंग होनी चाहिए कि उत्तराखंड का ये ब्रांड है। क्वालिटी में इशू है तो आप हमको बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। राइट। जो इश्यूज मार्केटिंग और क्वालिटी के हैं वो सरकार करेगी। हाँ। लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है, अगर पब्लिक हमसे नहीं लेगी तो हम फिर उत्तराखंड का ब्रांड किसको जाके बेचेंगे? दिल्ली को तो नहीं बेच सकते। स्टेट को लेके अक्सर बात होती है कि तकरीबन 75,000 करोड़ का लोन चल रहा है मेरे ख्याल से, लगभग, और हमारे खर्चे भी उसके आसपास ही रहते हैं साल भर के 55,000 करोड़ या ऐसा कुछ है। उतनी ही हम जनरेट करते हैं रेवेन्यू और उतना ही खर्च भी हो जाता है। अब इसके दो तरीके जो मेरे को समझ आते हैं, एक ये कि भैया लोन और बढ़ाओ और इसको चलाओ, और एक दूसरा तरीका जब मैं लोगों से बात करता हूँ सोसाइटी में, वो लोग कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गवर्नमेंट के लेवल पे एक बार बैठें और पब्लिक से बात करें, उनको ये कहें कि देखो भाई लिमिटेड रेवेन्यू है, अगर हम 50 जगह हाथ मारेंगे कि हमें ये भी सुधारना है, वो भी सुधारना है, डेवलपमेंट भी करनी है, वो भी करनी है, तो ये किसी के लिए कुछ पूरा होगा नहीं। एक काम करते हैं, 5-5 साल के प्लान बनाते हैं, पहले 5 साल इन 2 पे फोकस करते हैं, अगले इन 2 पे करते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रॉब्लम है उत्तराखंड की जो इस वक्त आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर है, उसको ऑब्वियसली कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो भी हमारा बजट है उसका लगभग 80% पैसा हमारे 3 खर्चों पे जा रहा है। वो हमारा सैलरीज हैं, आपके लोन रिपेमेंट हैं और आपके पेंशन्स हैं। तो सबसे बड़ा उत्तराखंड के सामने जो आज समस्या है वो है कि अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, अपने स्रोत कैसे बढ़ाएं। जी। अब इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ है, लेकिन जब जीएसटी नहीं था तो उत्तराखंड वाज ग्रोइंग एट 19%, और जीएसटी लगने के बाद हम 14% पे कैप कर दिए गए। तो 5% का तो सीधा सीधा नुकसान हमने जीएसटी पे उठाया। जीएसटी का भी जो रूल्स हैं बहुत सिंपल हैं कि जो उपभोक्ता स्टेट होगा, लास्ट कंज्यूमर स्टेट, उसको जीएसटी का फायदा मिलेगा। राइट। हमारे यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं, कंजम्पशन उनका यहाँ नहीं है, तो जीएसटी का फायदा हमको नहीं मिलता। जो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो कॉम्पनसेशन मिल रहा था स्टेट्स को जीएसटी का 5 साल के लिए जो स्कीम थी, वो भी ख़त्म हो रही है। तो अब हमको डाइवर्सिफाई करना है ऐसे सेक्टर्स में जिससे कि हम उपभोक्ता बने, ताकि जीएसटी का बेनिफिट स्टेट को मिले। चाहे वो आप सर्विसेज सेक्टर में चले जाइए, टूरिज्म सेक्टर में चले जाइए, इंडस्ट्रीज ऐसे होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे स्टेट को फ़ायदा दे सकती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। अपने रेवेन्यू स्रोत बढ़ाने के लिए क्या क्या हमको और करना है, चाहे उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन। देखिए, उस चीज़ को मैं नहीं मानता कि आप पब्लिक से ये बात करने जाओगे कि वैसा हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, आप बता दीजिए इतना कम काम होगा, वो कोई नहीं मानेगा। वो इवेंचुअली व्हेन पीपल वोट फॉर यू, वो ये सोच के देते हैं कि हमारे काम होंगे, उत्तराखंड स्टेट का डेवलपमेंट होगा। तो लेकिन हाँ, अगर हम जो 3 दिन का चिंतन शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखवाया था, उसमें बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। आप गए थे वहाँ पे? जी, आई वाज देयर। थॉट प्रोसेसेस शेयर हुए, अधिकारियों ने अपनी बात रखी, मंत्रियों ने अपनी बात रखी, एक्सपर्ट्स ने अपनी बात रखी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। तो जब आप 2-3, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब आप इतने व्यस्त आपके कार्यक्रम रहते हैं तो दिन भर आप सिर्फ फाइल साइन करने में और रोज़ की समस्याओं में आप उलझे रहते हैं। तो 3 दिन तक आपको एक समय मिला
कॉन्टेम्पलेट करने का, 3 दिन का आपको एक समय मिला सोचने का, 3 दिन का समय मिला डिस्कशन का, उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकली हैं, थॉट प्रोसेस आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हमारी स्रोत भी बढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे और हमारे जो ये डेफिसिट है ये कम हो जाएगा। संधू जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उस दिन वहाँ, आई थिंक आप होंगे, जब उन्होंने कहा कि कोई पॉलिसी अगर है और आपको लग रहा है कि ये जनता के लिए है और अगर आपको लग रहा है ये नहीं हो पा रहा तो इसको बदल दीजिए। और ये बात को कई बार बोल चुके हैं, इससे पहले भी एक बार हुआ है। इतना मुश्किल क्यों होता है ये? देखिए ये सिंपल लॉजिक है, मेरा भी विश्वास यही है कि लॉज आर मेड फॉर ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेड फॉर लॉज। करेक्ट। सो अगर कोई पॉलिसी अच्छे को रोक रही है या अच्छे को प्रभावित कर रही है तो उसको अमेंड करना चाहिए। तो ये तो मेरा भी मानना है कि पॉलिसीज़ को, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम की चली आ रही हैं, जो फॉलो करे ही जा रहे हैं। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट ला ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम अमेंडमेंट नहीं लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसमें भी लाए हैं। राइट। तो जब कोई पॉलिसी आपको लगता है कि स्टेट बेनिफिट में नहीं है या स्टेट के रेवेन्यूज़ को या स्टेट के पब्लिक के हित को प्रभावित करती है, उसको चेंज करने में क्या हर्ज है? चेंज करना चाहिए। End of the day, we are all here to provide facilities to our people. We are here to help the state grow. Anything which is a hindrance on that front should be removed. बहुत सिंपल सा लॉजिक है। राइट। तो मैं भी इसको मानता हूँ कि अच्छी बात है, इसमें रिलैक्सेशन होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। राइट। एक चीज़ बार बार आती है कि ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप, कहाँ दिक्कत है? दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए कुछ बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, देखिए जब दो ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों के अलग थॉट प्रोसेसेस हैं, तो कभी ना कभी क्लैश होने की उम्मीद होती है। घर पे नहीं होती क्या? आप परिवार में भी कभी कभी आर्गुमेंट्स होते हैं थॉट प्रोसेसेस को लेके। आप किसी चीज़ को सही मानते हैं, दूसरा सही गलत मानता है, तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है। अब उसको कोई ये माने कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई या मंत्री को सुन नहीं रहे हैं या मंत्री हावी हो गया और ब्यूरोक्रेसी को दबा रहा है, आई थिंक इट्स गलत कॉन्सेप्ट, गलत है। देखिए हर आदमी को अपना थॉट प्रोसेस रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, ये मेरा मान, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि हम अपनी बात रख सकें, तो वो फंक्शन नहीं कर सकते। कुछ लोग बात रखने को ईगो पे ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए भाई। जब आपके अपने थॉट प्रोसेस आदान प्रदान नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? तो मेरा मकसद ये है कि, मेरा मानना ये है कि मैं जो मेरी थॉट प्रोसेस जिस तरीके से मैं अपने मिनिस्ट्री को चलाता हूँ वो बहुत सिंपल है कि इट हैज़ टू बी थ्रू डिस्कशंस। आई डोंट बिलीव इन इम्पोजिंग माई सेल्फ। मुझे नहीं लगता कि डराओ धमकाओ और उनको दबा के रखोगे तो ही तुम काम कर सकते हो। मुझे लगता है एक फ्रीडम देनी चाहिए अपने अधिकारियों को, उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनके साथ मिल के काम होना चाहिए। दैट्स द आइडिया ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन एक लाइन ज़रूर ड्रॉ होती है कि ये लाइन ना अधिकारी क्रॉस करेगा ना मेरे नीचे का कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा। वो लाइन पे ऑब्वियसली क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे का साथ मिल के काम होना चाहिए, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस का रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट दैट लाइन शुड नॉट बी क्रॉस्ड। दैट्स माय थॉट प्रोसेस। आपके यमुना कॉलोनी के रेजिडेंस पे जब मैं आया था, वहाँ पे मुझे टेबल पे एक फोटोग्राफ दिखी जहाँ पे आप और आपके डैड खड़े हैं, बुके दे रहे थे। कब की है वो? वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है वो। अच्छा। हाँ, वो 2017 में जब मैं पहली बार शपथ लेने जा रहा था, राइट, तब की है वो। क्या बोला था उन्होंने जब पहली बार आप जीत के आए और शपथ लेने जा रहे थे? देखिए मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ कही है कि जस्ट फॉलो योर हार्ट। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छा है, उसको करो। इतना ज़रूर याद रखना कि तुम्हारे सामने नाम क्या लगा हुआ है, बहुगुना। दादाजी का एक लेगेसी है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है नाम बनाने के लिए, बहुत बलिदान दिए हैं, जेल तक गए हैं, स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, एक सम्मान था, एक इज्जत उन्होंने कमाई है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस था बहुगुना नाम से। तो कोई काम ऐसा मत करना जिससे कि इस नाम को फ़र्क पड़े। तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आजकल भी बात होती है? हाँ, प्लीज होती रहती है। वो तो मैंने भाई सीनियर हैं, बड़े हैं, फादर हैं, उनकी राय तो हमेशा लेनी ही चाहिए। मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, मुझसे ज़्यादा बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, तो अगर मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ और उनकी नॉलेज को अपने अपने वर्किंग प्लान में कहीं ना कहीं इंकलकेट कर सकता हूँ, तो क्या, मैं तो सबसे बात करता हूँ। जो मैंने जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं लगभग सभी से बात करता हूँ, सबकी राय लेता हूँ, जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं उनसे बात करता हूँ। देखिए लर्निंग की कोई एज नहीं होती। करेक्ट। आप सबसे जितनों से बात करेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। दादाजी के साथ जो पुराने लोग जुड़े हुए थे, मैं आज उनके साथ भी बैठता हूँ, अच्छा। उनसे भी चर्चा करता हूँ,
पता चलता है कि दादाजी किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से लोगों की सेवा करने में विश्वास करते थे, कैसे उनका अधिकारियों के साथ बिहेवियर था, कैसे उनका पब्लिक के साथ बिहेवियर था। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आपको कोई बता रहा है तो आप उसको नेगेटिव सोर्स पे लो कि ये मुझे बड़ा सिखाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी लोगों से बात करने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सामने आती हैं जिसको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसको अपना सकते हैं। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी से कैसे हैं रिलेशन वगैरह? मेरे तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। पहले से ही? बहुत पहले से, क्योंकि मैं जब 12 में सितारगंज देखता था, क्योंकि मेरी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिल्कुल, खटीमा तो से। खटीमा और सितारगंज लगभग लगे हुए क्षेत्र हैं। तो मेरे तो उनसे, जब मैं कांग्रेस में भी पिताजी का जब देखा था तो भी अच्छे रिश्ते थे। 17 में फिर हम पार्टी में, 16 में पार्टी में आ गए। जी। और पुष्कर भाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिताजी को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया जब हमने बीजेपी ज्वाइन करी। उन्होंने बहुत भव्य एक प्रोग्राम किया, पिताजी का सम्मान किया। तो मेरे उनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं, बड़े भाई हैं वो। तो क्या क्वालिटीज़ हैं, एक दो अगर बताना चाहें नहीं, देखिए इस वक्त पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है जो पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में, कि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनकी राजनीति जो है वो नीचे से शुरू होकर एकदम धरातल से शुरू हुई है। पहले उन्होंने विद्यार्थी परिषद में किया, फिर संघ में काम थे, फिर उसके बाद वो प्रदेश यूथ विंग में आए, उसके बाद वो प्रदेश उपाध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने जब माननीय कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मिलकर काम किया। तो अवेयर हैं कि इस वक्त समस्याएं क्या हैं। वो उनको पता है कि जनता की नब्ज़ क्या है, जनता क्या चाह रही है, और मेहनती है। साफ दिल, अच्छे छवि, साफ दिल के साथ काम करने में विश्वास करते हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। 5-7 साल तो हम लोग साथ ही रहे हैं लगभग। मैंने देखा है किस तरीके से जनता की हर नब्ज़ को वो पकड़ना जानते हैं, जनता की समस्याएं को पता है। उत्तराखंड की मूलभूत क्या समस्याएं हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी है। पर्वतीय क्षेत्र में भी रहे हैं, तराई में भी रहे हैं, तो दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में पता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि साफ मन से काम कर रहे हैं, अच्छी लक्ष्य के साथ काम करना चाह रहे हैं, और उत्तराखंड में अच्छा काम करेंगे, यही शुभकामनाएं और यही मेरी उनको विशेष है। देश के प्रधानमंत्री से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई, कैसे देखते हैं उनको? मैं 2 बार जी वो अपने चुनाव के मंचों में मिला हूँ। अच्छा। और एक बार जब ग्रैंडफादर का स्टैंप लॉन्च हुआ था 100 बर्थडे पे, तो वो माननीय मोदी जी ने अपने पीएम आवास पर किया था। तो वहाँ पर उनसे मिलने का सौभाग्य। क्या बातचीत हुई? जनरल माने बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन एक बार बस जब 2022 के चुनाव में मंच पे मिले थे तो उन्होंने इतना ही कहा, भाई नेताजी जीत के आना, तो उतना था। और अभी बद्रीनाथ में मुलाकात हुई, जब वो बद्रीनाथ दौरे पे आए थे, वहाँ पर मुलाकात हुई। तो बहुत ज़्यादा जनरल चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी हुई वो काफ़ी है, अच्छी है। क्या लगता है उनको देख के? लोग कहते हैं कलाकार आदमी है, कुछ भी कहो, मतलब एक जो हिप्नोटाइज करने की जो उनमें शक्ति ऊपर वाले ने दे रखी है, मतलब वो कर देते हैं, मतलब जादूगर। नहीं, देखिए, मैं हिप्नोटाइज नहीं कहूँगा उसको। मैं तो ये कहूँगा कि जनता के दिल में विश्वास जगाना बहुत बड़ी एक काबिलियत होती है। उन्होंने उस तरह से राजनीति करी है जिस तरह से लोग माने 40 साल 50 साल लोगों की सेवा करते 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 इस तरह तक पहुंचे हैं। तो उनको हर चीज़ पता है देश की, कि जनता क्या चाह रही है, जनता के लिए क्या करना है, जनता को कैसे अपने साथ जोड़ना है, जनता का विश्वास कैसे जीतना है, ये उनको पता है, क्योंकि वो 40 साल से वही काम कर रहे थे। बातों का कितना फर्क पड़ता है? आज की पॉलिटिक्स सोशल मीडिया वाली भी हो गई है, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। नेताओं की भी रील्स आती हैं आजकल, पीछे गाने लगा देते हैं सोशल मीडिया की टीम। हाँ, ये जो बदला है पहले से तो बहुत अलग है। मतलब डैड वगैरह कई बार कहते होंगे, जो आपने अपने रेडियो के साथ किया है वो हम पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, बस यही समझ लीजिए, यही फर्क है। अच्छा, यू हैव टू मूव विद टाइम। जो लोगों की मांग है, जो लोगों की डिमांड है, उसको केटर करना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दिन, सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे एज पॉलिटिशियंस के लिए भी, क्योंकि हम हर एक के घर नहीं पहुंच सकते। करेक्ट। हम पर्सनली अपनी बात भी हर एक के घर नहीं पहुंचा सकते। तो एक सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो हमको घर घर तक प्रेजेंस भी देता है, हमारी बात घर पहुंचाने में आसानी होती है। हम क्या काम कर रहे हैं, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हो सकता है मैं चमोली में बैठा हूं, लेकिन पिथौरागढ़ वाले को नहीं पता कि सौरभ बाबू एज ए मंत्री क्या कर रहा है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे अपने काम डालते हैं, जब सोशल मीडिया पे अपनी मेहनत डाल रहे हैं, जब अपने कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता को पता चलता है कि जब जो सरकार है वो मेहनती भी है, वो काम भी कर रही है, मंत्री एक्टिव हैं, मंत्री घूम रहे हैं, विभागों में काम हो रहा है। तो इसलिए पब्लिक से जुड़ने के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज की मीडिया में बड़ी तारीफ होती है,
कहते हैं कि यार सौरभ बहुगुणा की बॉडी लैंग्वेज देखो, ये आदमी आता है तो लगता है कोई आ गया। ये इसलिए है कि क्योंकि आप स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, फिजिकली फिट हैं? मे भी इसलिए होगा। और तो आपको नहीं पता क्या, किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया आपको आज तक? नहीं जी, मेरे को इसी का नहीं So I'm बताया। the- मतलब फर्स्ट वन। यू आर द फर्स्ट वन हु इज टेलिंग मी दिस, बट मे बी बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने एक फिटनेस पे आई ऑब्वियसली वर्कआउट एवरी डे, तो वो क्या करते हैं workout? मैं सिर्फ योगा करता हूँ जी, और कुछ नहीं। योगा एंड फ्री वेट एक्सरसाइजेस। मैंने आई हार्डली गॉन टू अ जिम इन माय लाइफ। मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने भी नहीं गया हूँगा। तो 6 महीने में जो आप जिम गए उसमें आपको बस सबसे बस बड़ी शादी हो गई, सफलता शादी हो गई जी उसी में। मिल गई। उसी में उन्होंने कहा, अब शादी- क्या जाना जिम? उसी में शादी हो गई जी। तो बट आई बिलीव इन फ्री वेट एक्सरसाइजेस, तो वो करता हूँ। कैसे लीडर बनना चाहते हैं? हाथ जोड़ने वाला लीडर या हाथ मिलाने वाला लीडर? दोनों। अच्छा। देखिए, मेरा मानना ये है कि लीडर वही है जो पब्लिक का प्यार जीत सके, जो पब्लिक का विश्वास जीत सके। और पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए आपको धरातल पर उतर के पब्लिक के साथ मिल के काम करना पड़ता है। एक उनके मन में विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है ये हमको लीड कर सकता है। हर आदमी को कोई आदमी लीडर नहीं मानता। राइट। लीडर उसी को मानता है जिसके अंदर वो क्षमता देखते हैं कि ये हमारे को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता है। तो मैं तो मानता हूँ कि जैसे मेरे दादाजी थे, जिन्होंने आज तक जिनको पब्लिक का प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक भरोसा था कि हेमवती नंदन बहुगुणा है तो हमारा हित है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं तो हमारे साथ हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं तो हमारे हर सुख दुख में हमारे मदद होगी। उस तरीके का नेता बनना है कि पब्लिक के अंदर ये विश्वास जगे कि सौरभ बहुगुणा है तो हमारा अहित नहीं है। यही हमारी सोच है। तो बातचीत तो बहुत बढ़िया चल रही है, आपके बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, कुछ बाकी के लिए भी बचाएंगे। रेडियो स्टेशन का नाम ओहो है। ओहो पहाड़ी में एक स्लैंग है, ओहो। ओहो। आपकी ज़िंदगी में ओहो से क्या समझते हैं आप? अगर आपको किसने कहा यार ये ओहो रेडियो है, क्या है ओहो? देखिए, हम लोग तो ओहो बहुत बार बोलते हैं लाइफ में, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके पूरे चैनल को, ओहो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक तक उत्तराखंड की संस्कृति, पब्लिक तक उत्तराखंड की लोकगीत, पब्लिक तक उत्तराखंड की बातों को, गवर्नमेंट का संवाद पब्लिक तक पहुंचाने में आप बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करेंगे कि ओहो का रिश्ता जैसे पब्लिक के साथ है वैसे ही सरकार के साथ भी बना रहे। ओहो जो है सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। सरकार किस तरीके से काम कर रही है पब्लिक तक पहुंचाने में मदद करे। और अगली बार जब हम और आप मिलें तो सिर्फ इतना ही मेरी सोच है कि पब्लिक ओहो ऐसे ना कहे ओहो फिर आ गया ये। तो एक अच्छा रिश्ता हमारा और आपके बीच में कायम हो। सरकार अच्छा काम, जो सरकार के अच्छे काम है वो भी पब्लिक तक आप पहुँचाएं, जो खराब काम है वो भी पहुँचाएं, निष्पक्ष तरीके से काम करें। इतनी मेरी आपको शुभकामना है। दोस्ती बनी रहे। दोस्ती भी बनी रहे और नहीं, लेकिन कहीं करेक्शन है तो करेक्शन भी करना ज़रूरी है। देखिए, आइडिया इज़ कि अगर आप हर चीज़ में, गलत चीज़ में भी सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो जहाँ पर हम गलत हैं वहाँ पे करेक्ट करिए, जहाँ पे हम अच्छे हैं वहाँ पे वाहवाही भी करिए। यही निष्पक्ष व्यक्ति का काम होता है और मुझे पूरा विश्वास है आप वो करेंगे। बिल्कुल। ओहो